हम फिर अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं और आज एक नए टॉपिक जिसमें हम देखेंगे कि नदी के किनारे का पर्यावरण वातावरण किस प्रकार का होता है और ये कैसे हमारी खेती करने के तरीकों को प्रभावित करता है, इसके बारे में जानेंगे। ये आज हमारे पास में जो नदी बह रही है ये सीजनल नदी है, बरसात में बहुत ऊपर तक भर जाती है और जाड़ों के दिनों में जैसे आज हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी कम पानी है, लेकिन इस पानी में आप बहते हुए देख रहे होंगे कि कई जलीय पौधे बहते हुए जा रहे हैं। तो ये जलीय पौधा एक तो यही है जिसको हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा जलीय पौधा है जिसे एक ब्राज़ील देश से एक महाराज या राजा पुराने टाइम में लेके आए थे आज़ादी से पहले, और इसको सुंदरता के लिए लाए थे कि तालाब में सुंदर फूल आएगा, गुलाबी गुलाबी फूल तो आता है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी तालाबों में इस तरीके से फैल गया कि ये अब तालाब में पानी को बहुत जल्दी बाष्पोत्सर्जन करके पानी को कम करता जाता है। और जिन तालाबों में ये जलकुंभी है वो तालाब अब बहुत समय तक पानी से भरे हुए नहीं रहते, कारण कि ये इसकी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की गति भी बहुत तेज है और साथ के साथ ये बाष्पोत्सर्जन भी बहुत तेज गति से करता है। इसका अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का तालाब है और उस सारे में ये जलकुंभी फैली हो तो लगभग 850 से लेके 1000 लीटर पानी 1 घंटे में अपनी बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ये वायुमंडल में उड़ा देती है। और आमतौर से 10 से 12 घंटे का जब दिन होता है तब ये समझिए कि कितने 1000 लीटर पानी एक दिन में उड़ा देगी। तो तालाब का पानी बहुत जल्दी से सूख जाता है और तालाब का जो मुख्य उद्देश्य था कि जल को संरक्षित रखना, वो वाटर लेवल को बढ़ाना, उस उद्देश्य को ये ऐसे खरपतवार नष्ट कर देते। तो हमें जिन तालाबों में जलकुंभी है उसको फैलने से रोकना चाहिए। और इसका फिर क्या करें, तालाब से निकालिए और इसको कटवा दीजिए और घूरे की खाद जो गोबर की खाद बनती है उसमें हमें हरे पौधे डालने होते हैं, इसको डालिए आराम से। ये 3 महीने में गल जाएगी गोबर की खाद के साथ और फिर यही खाद के रूप में खेत में पहुंच जाएगी। तालाब भी साफ हो जाएगा और खेत के लिए कार्बनिक पदार्थ भी हमें तैयार मिलेगा। ये तना इसका जो होता है ये थोड़ा सा स्पंज जैसा होता है। इस तने में देख रहे हैं आप कैसा है, ये एकदम स्पंज के जैसा, जैसे गद्दी होती है स्पंज होता है और यही इसको पानी में तैरने में मदद करता है। तो और ये इसके जीवन के लिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन को और पानी को संरक्षित करके रखता है। ऑक्सीजन और पानी दोनों ही जरूरी है किसी पौधे के लिए। और जो इसकी जड़ है ये देख रहे हो, ये जड़ मिट्टी तक नहीं जाती और ये पूरे में फैल कर रहती है और जितना इसका फैलाव है उतना ही ज्यादा ये पोषक तत्व पानी से अवशोषित कर लेगी। और आपने देखा होगा जो गांव के नालियों का पानी जिस तालाब में ज्यादा जाता है उस तालाब में इनकी जड़ बहुत ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि तालाब में नालियों से जो पानी जाता है उसमें कुछ पोषक तत्व भी जाते, क्योंकि गांव में एक प्रक्रिया है, खेत की मिट्टी चिकनी मिट्टी हम डालते हैं छत पर, बरसात में वही मिट्टी टूट पानी के साथ बह करके नाली में आएगी और नाली से तालाब में जाएगी। तो जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या अन्य पोषक तत्व हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में नालियों के द्वारा बहकर तालाब में, और ये जड़ जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी। तो ये एक जलीय पौधा है और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता। हम इसको खरपतवार के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन इस खरपतवार को हम अगर सही तरीके से प्रबंधन कर ले तो इसको कार्बनिक खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसका कंट्रोल 2,4-D से भी कर लेते हैं और चेनिंग के तालाब में चैन फेंक दी और चैन से खींच लिया इसको, तो ये काम किया जाता है। अब बात थी नदियों का क्या प्रभाव है। नदियों का बहुत लाभदायक प्रभाव होता है अपनी खेती के लिए। जो पास के खेत हैं, आप देख रहे हैं खेत ऊंचाई पर है और नदी गहराई में है। अगर हमें सिंचाई करनी हो तो उठाव विधि की सिंचाई का प्रयोग करना पड़ेगा
कि पाइप डालेंगे इसमें और इंजन रखेंगे ऊंचाई पर और फिर इंजन से पानी खींच लेंगे और हमारी कम ऊर्जा में ज़्यादा क्षेत्रफल में सिंचाई हो सकती है, क्योंकि इसमें पानी तो बह रहा है लगातार। आप इसका सिंचाई में यूज करेंगे तो जो भूमिगत जल था ट्यूबवेल से नीचे से निकालते उसमें ज़्यादा ताकत लगती इंजन की, यहाँ ताकत इंजन की कम लगेगी, लेकिन पानी ज़्यादा मिलेगा, पानी ज़्यादा मिलेगा। तो ये है इसका लाभ। सिंचाई के रूप में नदियों को हम प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे इनमें कई जगह बांध बने होते हैं और बांध बने होते हैं तो छोटे कुलाबे या छोटी छोटी नहर वो भी निकाल दी जाती है नदियों पर, छोटे छोटे बैराज बना करके, तो ये सिंचाई के काम में आती है। और ज़मीन के नीचे वाटर लेवल जो भूमिगत जल है उसको तो बढ़ाने का काम नदियाँ करती ही हैं। बरसात के दिनों में आपके खेत के ज़रूरत से ज़्यादा पानी बह के कहाँ आता है? नदियों में। और नदी किसी बड़ी नदी में, और बड़ी नदी उससे बड़ी नदी में, और बड़ी नदी फिर समुद्र में। तो ये क्या है, एक पूरा पानी का जो चक्र है इस प्रकार पूरा होता है। अब अगली बात चंद्रजीत सर अपनी रखेंगे, आप सबके सामने ध्यान दें। देखिए सर ने बहुत अच्छा बताया। अभी वाटर हाइजीन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं, जिसके कंट्रोल के लिए सर ने बताया, बहुत अच्छी बात बताया। लेकिन इसका एक मैं आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल बताता हूँ, क्योंकि जानते हैं दवा छिड़केंगे तो तमाम उससे पोल्यूशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें एक प्रकार का कीड़ा आ गया है, जो कीड़ा क्या करता है, अगर हम इसमें तालाब में डाल दें तो क्या करता है कीड़ा, इसके देखिए इसके पास में जो रूट होती है यहाँ पर, ये यहाँ पर गोल गोल रूट है, ये इस रूट को क्या करता है धीरे धीरे खा जाता है। खाने के बाद क्या होगा, पौधा अपने आप सूख करके मर जाता है। मरने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग कार्बनिक पदार्थ या कंपोस्ट खाद भी इसको हम लोग बना लेते हैं। अब जानते हैं ये बहुत ही नोटोरियस, बहुत ही बदनाम एक आतंकवादी एक तरह से खरपतवार कह सकते हैं। इसे हम लोग यूकेलिप्टस को आतंकवादी पौधा कहते हैं, वैसे ये भी आतंकवादी एक तरह से खरपतवार है। ये जहाँ होता है, अगर वहाँ पर आप, हमारे यहाँ एक तालाब बहुत बड़ा है जौनपुर में जिसको गुजर ताल और ढेसुर ताल कहते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा प्रकोप हो गया कि वहाँ हमारे यहाँ कमल का फूल खूब खिलता था, लेकिन जब से पूरे तालाब फैल गया और क्या किया, कमल के फूल एकदम वहाँ से समाप्त हो गए। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसको करने के लिए जो बायोलॉजिकल सेंटर तमाम सरकार के बने हुए हैं, नेशनल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है यहाँ पर आपका गाजियाबाद में है, तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, वहाँ पर वो कीड़ा मिलता है, उसका नाम क्या है, बिचरोरिया करके, बिचरोरिया नामक कीड़ा होता है, वो इसके जड़ को खा जाता है। सबसे बढ़िया कंट्रोल इसका है और आजकल खूब इसका प्रचलन भी चल रहा है, लोग तालाबों में ले जाकर डाल देते हैं, पूरा का पूरा वाटर हाइजीन जलकुंभी क्या होता है एकदम समाप्त हो जाती है। इसको समाप्त करने के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट होता है। और सर ने बताया कि इसको हम लोग इकट्ठा करके भी इसको खाद बना सकते हैं और चेनिंग करके भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल करिए तो सबसे बेस्ट है और ये हमारे लिए लाभदायक भी है। हमें कंपोस्ट खाद भी मिल जाएगी और इससे हमारे जो है खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। बहुत अच्छा लगा। ये लेसन को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।